हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दक्ष एजुकेशन। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं लेकर जीएस टेस्ट सीरीज। आज की टेस्ट सीरीज में फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने बहुत ज़रूरी हैं। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम के हैं और अगर आप चाहते हैं कि एसएससी और दूसरी रेलवे और जिस एग्जाम्स में जीएस आती हैं उनमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, खासकर एसएससी में 40+ मार्क्स आप ला पाएँ, उसके लिए आप हमारा ये सीरीज देखना ना भूलें। अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो पाए। इससे पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल का बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज डेट 5 जून 2021 का जीएस टेस्ट सीरीज और ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? चार विकल्प हैं, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो। सही जवाब है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने इसको किया था, देखिए रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए आया था उसे लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। दूसरा प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? चार विकल्प दिए गए हैं, 1930, 1933, 1936 और 1937। सही जवाब क्या है? सही जवाब है 1936 में। 1936 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 3 पर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न एसएससी जैसी परीक्षाओं में बहुत सारे पूछे जाते हैं। एक तरफ पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ लेखक के नाम है। नाम आप देख लें कि करके, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये पहली पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। तीसरी पुस्तक है ना, ये आपका प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। और चौथी पुस्तक है आवर इंडियन मुसलमान्स। राइटर का नाम ताराचंद, डब्ल्यू हंटर, राजा राम मोहन रॉय और के दत्ता। चार विकल्प में सही विकल्प हमें ढूंढना है। सही विकल्प है, अब ये फुट नीचे दिए गए हैं, सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए का 1, बी का 4, ए का 1, बी का 4, सी का 3rd और डी का है 2। यही सही इसका मैचिंग है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान अखबार अमेरिका में किसने शुरू किया था? सही जवाब है तारकनाथ दास ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इंडिया अनरेस्ट नामक एक पुस्तक है जिसका लेखक कौन है? इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है वैलेंटाइन सिरोल। ये देखिए, ये प्रश्न जो है ना वो कई अलग अलग परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के लेखक का नाम याद रखिएगा, वैलेंटाइन सिरोल। छठा प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी एक पत्रिका है जिसका संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे। के रामकृष्ण पिल्लई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो याद रखिए, इंडियन ओपिनियन पत्र जो है वो 3 भाषाओं में छापा जाता था, अंग्रेजी, उर्दू और गुजराती। जबकि यहाँ ऑप्शन में जो तमिल भी दिया हुआ है तो यही इसका सही जवाब होगा, तमिल में नहीं छापा जाता था इसे। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो याद रखिएगा, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेषकर प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस किया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर फोकस किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत के गवर्नर जनरल को किस अध्यादेश द्वारा प्रदान की गई है, ये पूछा जा रहा है। चार विकल्प में सही जवाब है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी। सही जवाब है लॉर्ड वेलेस्ली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था, है ना, सबसे बाद में क्या हुआ था, इनका सीक्वेंस में अरेंज करना है इसको। हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त या सहायक संधि की नीति। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको जो घटनाएं हुई हैं उनका
वर्ष याद रखना अति आवश्यक है। इस प्रश्न का जवाब है बंगाल का विभाजन सन 1905 में हुआ था और यह सबसे बाद में हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये भी मैचिंग का है। सूची एक को दूसरे से मिलाना है। एक तरफ समाचार पत्रों के नाम लिखे गए हैं, दूसरी ओर उनके संपादकों के नाम लिखे गए हैं। हिंदू, सुधारक, वॉइस ऑफ इंडिया और बंगाली। इधर है दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, जे सुब्रमण्यम अय्यर और एस एन बनर्जी। इसका सही जवाब है ए का होगा थर्ड। हिंदू किसने लिखा था? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। बी का होगा टू, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले है ना। सी का हो जाएगा वन, वॉइस ऑफ इंडिया कौन लिख रहा था? दादा भाई नौरोजी। और डी का हो जाएगा फोर, बंगाली कौन लिख रहा था? एस एन बैनर्जी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। इससे पहले कि प्रश्न करें, आप इस बात को दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा कि ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। पूछे गए प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग एक्चुअली कर रहे हैं। तो अब जो प्रश्न आपको नहीं आता है, जैसे बहुत सारे प्रश्न आपको उनके आंसर मालूम होंगे, उनको छोड़ दीजिए। जो नहीं आता है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या अगर नोट डाउन न कर पाए तो आप अपने मोबाइल फोन में उसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लेने से क्या होगा कि वो आपके फोन में होगा और वो आप बाद में उसको फिर चेक करके देख पाएंगे। तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो याद कीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दौर के अनुसार 1774 में कलकत्ता में इस न्यायालय की स्थापना की गई थी। 14वें प्रश्न पर आते हैं, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न पर अब चलते हैं, मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। दूसरा कथन है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। सही जवाब क्या है? केवल दो और तीन। केवल दो और तीन, ये ठीक है, और वन जो है वो स्टेटमेंट वो गलत है। 16वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, लेकिन अंतिम इंडियन जो गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी थे। प्रश्न के अनुसार इसका जवाब सी राजगोपालाचारी होगा। गोदान और गबन दोनों ही काफी फेमस उपन्यास है, गोदान भी और ये गबन भी। दोनों के लेखक एक ही व्यक्ति हैं, मुंशी प्रेमचंद्र। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? राम मनोहर लोहिया ने। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। दूसरा विकल्प है, सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। तीसरा प्रश्न है, ऑलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। चौथा था अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इन चारों में सही विकल्प जो है उसे टिक करना है, और सही विकल्प है 2 और 4। सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे वो उस समय वो जेल में थे, और अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बाद बाकी दो जो विकल्प है वो गलत है, पहला और तीसरा विकल्प जो है वो गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ राज्यों में भी वैध शासन या डायरकी जो थी ये उसकी एक विशेषता नहीं थी। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों का सबसे कम समय तक चला में से कौन सबसे कम समय तक चला? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो था वो सबसे कम समय तक चला है, क्योंकि अगले 10 वर्ष में ही 1919 वाला एक्ट आ गया था। 24वां प्रश्न है, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर एक बड़े संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण कहाँ से संबंधित है? तो ये कैबिनेट मिशन से संबंधित है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पूरी तरह पक्ष में था? पक्ष में कौन था? सरदार पटेल। सरदार पटेल इस योजना के पूर्ण रूप से पक्ष में थे। सूची एक को सूची दूसरा से फिर से मिलाने वाला एक प्रश्न आ गया है। यहाँ पर फिर से पुस्तक का नाम है और लेखकों के नाम दिए गए हैं। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई
पुस्तक है। और आनंद मठ मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लाइफ डिवाइन जो है वो श्री अरविंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और साधना जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये इसका सही मिलान है। अगला प्रश्न भी मिलान से ही संबंधित है। इसमें व्यक्तियों के नाम और उनके संगठन के नाम वगैरह लिखे गए हैं। तो थियोडोर वेक ये किससे संबंधित है? तो थियोडोर वेक इल्बर्ट बेल, रिपन, फिरोज शाह। अच्छा, कौन से सही सुमेलित हैं ये पूछा जा रहा है क्यों? हाँ, निम्नलिखित युग में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो पहला वाला जो है वो सही सुमेलित है, थियोडोर वेग, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। दूसरा वाला इल्बर्ट बिल रिपन, ठीक है। थर्ड वाला जो है फिरोज शाह मेहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी, मुस्लिम लीग, ये गलत है, वो मुस्लिम लीग के नहीं, कांग्रेस के नेता थे। 29वें प्रश्न पर आ गए हैं। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? वुड का एजुकेशनल डिस्पैच, मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन, द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट और हंटर रिपोर्ट। सही जवाब है 2, 1, 3, 4, है ना। इसको आप ऑप्शन से देखें, 2, 1, 3, 4 मतलब सबसे पहले मैकाले, फिर वुड्स डिस्पैच, फिर सार्जेंट एजुकेशन और लास्ट में हंटर रिपोर्ट। और सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सोम प्रकाश। भारत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोमार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? ध्यान रखिएगा, यह गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लॉर्ड मैकाले को किससे संबंधित है? लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल नामक जर्नल अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। सूची 1 को सूची 2 से फिर से सम्मिलित करने का प्रश्न है। 3 विकल्प एक तरफ दिए गए हैं और 4 विकल्प एक तरफ दिए गए हैं, तो चौथा एक उसमें से कोई एक्स्ट्रा हो जाएगा। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी वाला बात है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का मिलान होगा नंबर 2 से, देवी चौधुरानी से। दीनबंधु मित्र का मिलान होगा नील दर्पण से। और प्रेमचंद्र का मिलान हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी से। चंद्रकांता वाला एक फूट जो है ये एक्स्ट्रा है। गोल्डन गोल्डन ग्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? गोल्डन ग्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता है सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? कार्ल मार्क्स रूस के रहने वाले थे। इनका दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन कौन सा करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? स्थापना किस वर्ष में हुई थी ये पूछा जा रहा है। आपको 4 विकल्प भी दिए गए हैं यहाँ पर। चारों विकल्प में एक है 1857 में, दूसरा 1881, तीसरा 1885 और चौथा है 1905। इसका सही जवाब आपको बताना है और सही जवाब है 1857 में। इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में हुई थी। कलकत्ता, मद्रास और बंबई में है ये विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39 पर अब हम लोग आ गए हैं और 39वां प्रश्न ये कह रहा है कि सूची 1 में जो समाचार पत्र हैं उनको उनकी भाषा से मिलाना है। भारत मित्र जो ये समाचार पत्र है ये हिंदी में लिखा जाता था। राष्ट्रमत नामक जो है वो मराठी में लिखा जाता था। प्रजामित्र नामक जो समाचार पत्र है ये गुजराती में लिखा जाता था। नायक नामक समाचार पत्र जो है वो बांग्ला भाषा में लिखा जाता था। ये इनका सही मिलान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40 में महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन मान्यताएं या धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक से प्रतिबिंबित होती है। यह पुस्तक का नाम याद रखिएगा, अनटू द लास्ट। और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इसी पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? और इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो था वो यह था कि व्यक्ति
का जीवन सबके कल्याण में निहित है। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जो है वो ये कहता है 41 नंबर पे कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा किसे है का सृजन किया था, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानी गई? चार विकल्प दिए गए हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस और विलियम बेंटिक। आप जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? सही जवाब है इंडियन काउंसिल एक्ट, जो 1861 में आया था। इसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो ये कहता है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी उस समय? तो याद रखिएगा, उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। भारत को जब आज़ादी मिली थी उस समय इंग्लैंड में, सॉरी लंदन में लेबर पार्टी की सरकार थी। 44वें प्रश्न पर अब हम आ गए हैं। अब किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? वंदे मातरम गीत पहली बार कब गाया गया? सही जवाब है 1896 ईस्वी में गाया गया। पहली बार 1896 में गाया गया था यह गीत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय जो है वो किसे है? सही जवाब है चार्ल्स मेटकॉफ को है। चार्ल्स मेटकॉफ को ये श्रेय जाता है। 43वां प्रश्न है, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, बंबई, कलकत्ता और मद्रास, बंबई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 47। और 47वां प्रश्न कह रहा है, इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? सही जवाब है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर जो लगाई गई रोक थी, अयोग्यताएं लगा दी गई थी, उसी से संबंधित था इल्बर्ट बिल विवाद। 48वां प्रश्न है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के पुस्तक कौन थे? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के पुस्तक कौन थे? पुस्तक के लेखक कौन थे? सही जवाब है रफीक जकारिया। रफीक जकारिया इसके सही आंसर होंगे। 49वें प्रश्न पर अब हम आ गए हैं। 1935 के भारत संस्कार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? सही जवाब है केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन, यह बात उसमें नहीं थी। और अब चलते चलते हम पहुंच गए हैं आज के सेशन के आखिरी प्रश्न पर, जो है 50वें नंबर का प्रश्न। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला? जिसका सही जवाब है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो सबसे कम वक्त तक चला है, सबसे कम वक्त तक चला है। और ये रहा था आज के सेशन का सबसे आखिरी प्रश्न। आप सभी चैंपियंस को ये बताना भी जरूरी है कि दक्ष एजुकेशन के द्वारा टीचमेंट ऐप पर, ध्यान रखिएगा, टीचमेंट ऐप पर जीएस की सब्जेक्टिव क्लास भी चलाई जा रही है। सब्जेक्टिव क्लास जिसमें नोट्स लिखाए जाते हैं, नोट्स बताए जाते हैं, क्या याद करना है, क्या छोड़ना है, ये बताया जाता है। और ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं टीचमेंट ऐप पर। रजिस्ट्रेशन कार्ड्स हैं, लोगों ने एडमिशन और कुछ लोगों ने लिया है, आप भी ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फी रखी गई है, ओनली 500 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इस बैच में इनरोल कराना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर 9015268914 पर व्हाट्सअप करें अपना नाम और बैच का नाम लिख करके। एक स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 बार प्रश्न कीजिए, 3 प्रश्न कीजिए। क्या क्या कीजिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन तीनों प्रश्नों के आपको संतोषजनक सेटिस्फाइड आंसर मिले तभी आगे बढ़ें। और ये हम बात हमारी एक टीचमेंट बैच पर भी लागू होती है। बैच ज्वाइन करने से पहले आप अपने आप से 3 प्रश्न जरूर करें कि आप ये क्यों कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा, और इससे आपको सफलता मिलेगी। हमारी ओर से इन सबों का जवाब है बिल्कुल मिलेगी। तो चैंपियंस, अब हम चलते हैं अपने बैच की समाप्ति की ओर। ये दक्ष एजुकेशन के द्वारा ऑनलाइन चलाए जा रहे बैचेस की
डेली रूटीन है, आप इसको देख करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इनमें से जिस बैच से आप ज्वाइन होना चाहें या अगर आप सारे बैचेस से ज्वाइन होना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कि इसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें बैच का नाम और अपना नाम लिख करके। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में।